Hey everyone, welcome to our channel Universal Laws. This is lecture number 11 of CPC. देखिए प्रीवियस वीडियोस में हमने सीपीसी को जब पढ़ना शुरू किया था तो जो हमारा पहला वीडियो था दैट इज़ इंट्रोडक्टरी वीडियो, वहीं पर मैंने आपको बताया था कि सीपीसी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जहाँ पर ऑर्डर्स आपको पढ़ने होते हैं, साथ ही आपको सेक्शंस पढ़ने हैं, फिर आपको ऑर्डर्स और सेक्शंस का को रिलेशन पता होना चाहिए। तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि किस तरह से सीपीसी को एक अलग ढंग में पढ़ा जा सकता है ताकि सीपीसी को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। प्रीवियस वीडियोस में हम ऑर्डर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं एंड अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सभी जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ पर आप क्लिक करके प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जा करके हमारी सभी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और देखिए आपके लिए वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ें तो आपको ऐसा नहीं है कि बीच में से किसी भी टॉपिक को उठा करके पढ़ लिया, आपको स्टार्टिंग से ही उसे समझ करके सही से पढ़ना चाहिए। सो आई सजेस्ट कि आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, उससे देख करके अपने नोट्स बनाएं जहाँ पर मैंने वीडियोस में बताया हुआ है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपके प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है या यहाँ से आपका मेंस का क्वेश्चन बन सकता है। तो उन सभी चीज़ों को आप अपने नोट्स में राइट डाउन करते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक्स चेक कर सकते हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर 6। ऑर्डर 6 क्या कहता है रिगार्डिंग प्लीडिंग्स जनरली। अब देखिए हम पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक ऑर्डर में काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से वो इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस और किसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। सो फर्स्ट इज ऑर्डर 6 रूल 1 दैट इज प्लीडिंग, जहाँ पर प्लीडिंग का एक तरह से हम कहें मीनिंग बताया गया है कि प्लीडिंग वर्ड का क्या मतलब होता है। सो प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। अब देखिए आपने अभी तक अपना एलएलबी वगैरह में भी पढ़ा होगा या अगर सीपीसी को आप थोड़ा भी समझ करके पढ़ रहे हैं तो आप जानते होंगे कि प्लेंट क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है। प्रीवियस वीडियोस में भी हमने प्लेंट के बारे में, रिटन स्टेटमेंट के बारे में समझा था कि प्लेंट क्या है, रिटन स्टेटमेंट क्या है। सो प्लेंट इज़ बेसिकली एक तरह का डॉक्यूमेंट जिसके द्वारा कोई पर्सन अपना सूट इंस्टीट्यूट करता है। सपोज मैं हूँ, मुझे कोई सूट इंस्टीट्यूट करना है तो मैं क्या करूँगी, प्लेंट के द्वारा अपनी एक प्लेंट कोर्ट में फाइल करूँगी। ओके, और रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, रिटन स्टेटमेंट इज़ द रिप्लाई कि मेरी उस प्लेंट का जो जवाब सामने की तरफ से आएगा, मीन्स जो अपोजिट पार्टी है उस अपोजिट पार्टी के द्वारा जो आंसर दिया जाएगा दैट इज़ रिटन स्टेटमेंट। सो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट का एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। सो प्लीडिंग का क्या मतलब है, प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट इन दोनों को ही अगर हम कलेक्टिवली देखें तो इन्हें प्लीडिंग कहा जाता है कि प्लेंट को भी प्लीडिंग कहेंगे और रिटन स्टेटमेंट को भी एक तरह से प्लीडिंग कहा जाता है। ओके, अब यहाँ से आपका जो क्वेश्चन बन सकता है इज रिगार्डिंग दिस टर्म और, कि यहाँ पर और लिखा है कि प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट। ओके, अब नेक्स्ट आपका आता है ऑर्डर 6 रूल 2। सो रूल 1 जो है आपका वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज आपसे जनरली भी पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है कि प्लीडिंग का क्या मतलब है, प्लीडिंग कहाँ डिफाइन है, तो आपको पता होना चाहिए ऑर्डर 6 रूल 1 में प्लीडिंग का एक तरह से डेफिनेशन दिया गया है। नेक्स्ट इज ऑर्डर 6 रूल 2 दैट इज प्लीडिंग टू स्टेट मटीरियल फैक्ट्स एंड नॉट एविडेंस। देखिए ऑर्डर 6 रूल 2 को बहुत ही इम्पॉर्टेंट मार्क करें फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज फॉर मेंस, बोथ एग्ज़ाम्स, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मेंस में कई बार होता है आपसे शॉर्ट नोट्स पूछे जाते हैं 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है रिगार्डिंग द फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग। ओके,
तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन बने तो ऑर्डर 6 रूल 2 वहाँ पर आपको मेंशन करना है। तो रूल 2 में यहाँ पर कुछ रूल्स दिए गए हैं कि प्लीडिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो मीन्स जब कोई भी पर्सन अपना प्लेंट फाइल कर रहा है या रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जा रहा है, तो उस प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो देखिए, पहला क्या पॉइंट है, एवरी प्लीडिंग शैल कंटेन एंड कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन कंसाइज फॉर्म of the material facts on which a party pleading relies for his claim or defense, but not the evidence by which they are to be proved। यही जो फर्स्ट आपका सब रूल है, इस फर्स्ट सब रूल से ही बहुत से पॉइंट्स बनते हैं। सो बेसिकली आपके यहाँ पर 4 पॉइंट्स आपको मार्क करने हैं, अपने बैरक में हाईलाइट करेंगे। पहला आपका पॉइंट आता है कि प्लीडिंग शैल कंटेन फैक्ट्स। प्लीडिंग के अंदर क्या होने चाहिए, केवल और केवल फैक्ट होने चाहिए। कैसे फैक्ट होने चाहिए, मटीरियल फैक्ट्स, ऐसे फैक्ट जो कि मटीरियल हों। अब मटीरियल फैक्ट्स का क्या मतलब है, देखिए मटीरियल फैक्ट्स का मतलब है वो फैक्ट्स जो कि इतने इम्पॉर्टेंट हैं, जिसके बेसिस पर जो प्लेंटिव है वो अपना कोई पर्टिकुलर क्लेम बेस कर रहा है, या जो डिफेंडेंट है उसका डिफेंस जिन फैक्ट्स के ऊपर, जिन तथ्यों के ऊपर आधारित है, वो क्या कहलाए जाएंगे, मटीरियल फैक्ट्स कहलाए जाएंगे। सो सेकंड पॉइंट आपका आता है कि प्लीडिंग के अंदर जो फैक्ट हैं वो मटीरियल फैक्ट्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट आपका आता है कि प्लीडिंग शुड कंटेन ओनली फैक्ट्स एंड नॉट द एविडेंसेस। केवल और केवल फैक्ट्स प्लीडिंग के अंदर होने चाहिए, ना कि एविडेंस। मीन्स अगर प्लेंटिफ अपना प्लेंट जब फाइल करता है तो वो उसमें केवल अपने पॉइंट्स मेंशन करेगा कि मेरे ये पॉइंट्स हैं, इस बेसिस पे मैं ये एक पर्टिकुलर क्लेम अपना फाइल कर रहा हूँ, लेकिन उसमें वो अपने एविडेंसेस नहीं बताएगा कि इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं ऐसे प्रूव कर सकता हूँ या फिर इस तरह से प्रूव करूँगा। ये सब एविडेंसेस प्लेंट का हिस्सा या रिटन स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं होते हैं। ओके, सो एविडेंसेस प्लीडिंग के अंदर नहीं होने चाहिए। एंड फोर्थ वन इज इट शुड बी इन अ कंसाइज फॉर्म, कि जो प्लीडिंग है मीन्स प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट हमेशा कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, एक छोटे फॉर्म में होना चाहिए। ये नहीं कि आपने बहुत लंबा चौड़ा उसको बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिया, कंसाइज फॉर्म में वो होना चाहिए। ओके, सो यहाँ से 4 जो पॉइंट्स मैंने आपको मार्क कराए, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग, तो ये 4 पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। क्या क्या 4 पॉइंट्स, एक बार फिर से देख लें। फर्स्ट इज प्लीडिंग टू कंटेन ओनली फैक्ट्स। किस तरह के फैक्ट्स, जो कि मटीरियल फैक्ट्स होने चाहिए। थर्ड पॉइंट इज नॉट द एविडेंसेस। प्लीडिंग के अंदर केवल फैक्ट्स होने चाहिए, ना कि एविडेंसेस। एंड फोर्थ पॉइंट आपका आता है कि इट शुड बी इन अ कंसाइज फॉर्म। प्लीडिंग हमेशा कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए, ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पर आपका सब रूल 2, जहाँ पर बताया गया है कि प्लीडिंग शुड बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड कॉन्जिक्यूटिवली। अब देखिए, ऐसा तो है नहीं कि आप एक ही पैराग्राफ में सब कुछ लिखते चले जाएंगे, तो इसीलिए जो आपका प्लेंट है या रिटन स्टेटमेंट है वो डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। जब आप देखिए ड्राफ्टिंग एंड प्लीडिंग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पर आपको प्लेंट लिखने के लिए या रिटन स्टेटमेंट लिखने के लिए आपसे कहा जाता है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आप उसे एक फर्स्ट पॉइंट में आपने कुछ लिखा, फिर सेकंड पॉइंट डाला, थर्ड पॉइंट डाला, इस तरह से आप पैराग्राफ्स में उसको डिवाइड करके लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट इज अब आपका जो इम्पॉर्टेंट रूल आता है, दैट इज़ रूल 3A, जो कि बात करता है रिगार्डिंग कॉमर्शियल कोर्ट्स।
इसको सिर्फ आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3A मीन्स ये बाद में इंसर्ट हुआ है, तो इसलिए थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, अब देखिए जो बीच में ये रूल्स हैं लाइक एस रूल 4 दैट इज़ पर्टिकुलर्स टू बी गिवन वेयर नेसेसरी। अब ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जहाँ से बहुत कभी रेयरली ही कोई क्वेश्चन बन सकता है, अदरवाइज ये आपके ना प्रीलिम्स में या मेंस में कभी नहीं पूछे जाते हैं जनरली। स्टिल फिर भी अगर आप पहली बार CPC पढ़ रहे हैं तब तो आई सजेस्ट कि आप सारे ही रूल्स पढ़ें, एक एक बार अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सब कुछ पढ़ना है। सो रूल 4 क्या कहता है कि अगर कोई भी ऐसी प्लीडिंग है जहाँ पर आप अपना कोई जो क्लेम है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑन द बेसिस कि आपके साथ कोई फ्रॉड किया गया या अनडू इन्फ्लुएंस आपके साथ हुआ, तो आपको अपनी प्लीडिंग में वो सब कुछ एक तरह से बताना होगा कि किस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ या आपको अनड्यू इन्फ्लुएंस में लाया गया या कोई मिसरिप्रेजेंटेशन आपके साथ किया गया। तो इन सब चीज़ों को आपको अपनी प्लीडिंग के अंदर बताना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज कंडीशन प्रीसिडेंट। यहाँ पर भी यही बात की गई है कि अगर आपके उस पर्टिकुलर प्लेंट के लिए या रिटन स्टेटमेंट के लिए कोई कंडीशन प्रीसिडेंट मीन्स किसी कंडीशन का होना ज़रूरी है जिसके बेसिस पर आपने वो पर्टिकुलर प्लेंट या WS फाइल किया हो, तो आप वो कंडीशन प्रीसिडेंट भी उसके अंदर इन्फॉर्म करेंगे, लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज रूल 7 रिगार्डिंग डिपार्चर। रूल 8 इज डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट रूल आता है दैट इज रिगार्डिंग द सिग्नेचर्स। सो रूल 14 जो है आपका, ये एक इम्पॉर्टेंट रूल है दैट इज प्लीडिंग टू बी साइंड। ओके, देखिए इस वीडियो में हम केवल इम्पॉर्टेंट रूल्स ही डिस्कस कर रहे हैं, बट स्टिल अगर आपका ये सजेशन है, आप चाहते हैं कि हम हर एक रूल को पढ़ें, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम सारे ही रूल्स को फिर पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बट मुझे लगता है कि ज़रूरी यही है कि आप जो इम्पॉर्टेंट है मीन्स इन वीडियोस के द्वारा मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको केवल इम्पॉर्टेंट मैं रूल्स बताऊं या जो इम्पॉर्टेंट हैं फॉर प्रीलिम्स या मेंस उसको मैं मार्क कराऊं। ओके, सो इसलिए हम हर एक रूल को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि हम सभी रूल्स को पढ़ें तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, सो रूल 14 क्या है, प्लीडिंग टू बी साइंड। ये एक इम्पॉर्टेंट रूल आता है रिगार्डिंग द सिग्नेचर्स ऑन प्लीडिंग। So every pleading shall be signed by a party and his pleader if any। अब देखिए जनरल सी बात है कि अगर कोई पर्सन प्लेंट फाइल करता है, उस प्लेंट के जवाब में सामने वाली पार्टी अपना रिटन स्टेटमेंट देती है, तो वो जो प्लेंट है या जो रिटन स्टेटमेंट है उसके ऊपर किसके सिग्नेचर्स होंगे। सो बहुत जनरली आप कहेंगे कि हाँ जो पार्टी है उसके तो सिग्नेचर्स होने ही चाहिए, है ना। तो इट शुड बी साइंड बाय द पार्टी मीन्स प्लेंटिफ इन केस ऑफ प्लेंट एंड डिफेंडेंट इन केस ऑफ रिटन स्टेटमेंट। उनके सिग्नेचर्स प्लीडिंग के ऊपर होना चाहिए। साथ ही जो उनका प्लीडर है उसके सिग्नेचर्स भी उस पर्टिकुलर प्लेंट या रिटन स्टेटमेंट के ऊपर होने चाहिए। बट यहाँ पर एक प्रोवाइजो आता है कि क्या हर सिचुएशन में पार्टी के सिग्नेचर्स होना ज़रूरी है। तो आप कहेंगे, प्रोवाइजो से इसका आंसर निकालते हैं कि अगर कोई भी पार्टी किसी रीज़न की वजह से अनेबल है टू साइन दैट प्लीडिंग, कि कोई ऐसा सर्कमस्टांसेस है कि सपोज़ जो पार्टी है वो बहुत ही ज़्यादा इलनेस में है, डेथ बेड पर है, कोमा में है, या कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस अगर हैं जिसकी वजह से उस प्लीडिंग के ऊपर पार्टी पर्सनली साइन नहीं कर सकती है, तो ऐसी सिचुएशन में इट मे बी साइंड बाय एनी पर्सन हु इज़ ड्यूली ऑथराइज्ड बाय हिम। मीन्स जो पार्टी है, जो प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, वो किसी अन्य पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं कि उनके बिहाफ पर वो पर्सन साइन कर दे। ओके, तो ऐसा कोई रीज़न होना ज़रूरी है
कि किसी ऐसे रीज़न की वजह से अगर वो खुद सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं तो अपने द्वारा किसी अन्य पर्सन को वो ऑथराइज कर सकते हैं। एक तरह से एजेंट बोल सकते हैं कि अपना कोई एजेंट वो अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उनके बिहाफ पर सिग्नेचर्स कर दे। ओके, नेक्स्ट वी कम टू 14A। रूल 14A क्या कहता है? एड्रेस फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस। अब देखिए, एड्रेस देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एवरी प्लीडिंग व्हेन फाइल्ड बाय अ पार्टी, प्लेंटिफ के द्वारा या डिफेंडेंट के द्वारा जो भी उनकी प्लीडिंग्स हैं, मीन प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट, should be accompanied by a statement in the prescribed form. They should be signed as per rule 14। जिस तरह से हमने रूल 14 में पढ़ा कि सिग्नेचर्स होने चाहिए, तो सिग्नेचर्स तो होंगे पार्टीज़ के एज वेल एज प्लीडर के, साथ ही आपको अपना एड्रेस भी बताना होगा। देखिए, एड्रेस बताने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जब भी आप देखिए कुछ पढ़ें तो आप समझें कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, एड्रेस क्यों लिया जा रहा है। तो इसकी हेडिंग में ही आपका आंसर है कि एड्रेस फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस, कि इन केस अगर आगे चल कर के सूट में कोई नोटिस आपको भिजवाना है, कि अगर प्लेंटिफ चाहता है कि डिफेंडेंट को कोई नोटिस दिया जाए, तो अब आपको कैसे पता चलेगा नोटिस उसको कैसे देंगे? अगर आपके पास उसका एड्रेस है तो उसके एड्रेस पर आप वो नोटिस भिजवा सकते हैं। ओके, इसी तरह से डिफेंडेंट अगर चाहे या कोर्ट भी अगर कोई नोटिस चाहे, तो इसीलिए ज़रूरी है कि जो पार्टीज़ हैं उनका एड्रेस होना चाहिए। तो प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट में पार्टीज़ अपना एड्रेस भी मेंशन करेंगी, और साथ ही ये एड्रेस आप अगर चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, कि अगर सपोज़ आप कहीं रह रहे थे लेकिन फिर सूट बहुत लंबे समय तक चलता जाता है, तो अगर आपका एड्रेस चेंज हो जाता है तो आप कोर्ट में इस बात को बता सकते हैं कि आपका एड्रेस चेंज हो गया है। ओके, अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि अगर आपने एड्रेस नहीं दिया या गलत एड्रेस आपके द्वारा दिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा। सब रूल 5 आप पढ़ेंगे कि वेयर द रजिस्टर्ड एड्रेस ऑफ अ पार्टी इज डिस्कवर्ड बाय कोर्ट टू बी इनकम्प्लीट, यदि कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्टी ने जो एड्रेस दिया है वो इनकम्प्लीट है, पूरी तरह से आपने सही एड्रेस नहीं दिया या अपना एड्रेस झूठा बताया है, तो ऐसी सिचुएशन में या तो कोर्ट अपने आप से या ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, कि सपोज प्लेंटिफ को ये लगता है कि जो डिफेंडेंट ने एड्रेस दिया है वो गलत एड्रेस है या उसने अपना एड्रेस आधा अधूरा दिया है, तो ऐसी सिचुएशन में प्लेंटिफ कोर्ट से अप्लाई करेगा, कोर्ट को बताएगा ये बात। तो या तो कोर्ट अपने आप से या ऑन द बेसिस ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी की एप्लीकेशन के बेसिस पे कोर्ट को अगर लगता है कि वो एड्रेस सही नहीं है, तो कोर्ट क्या एक्शन ले सकता है इन केस ऑफ प्लेंटिफ, कि यदि जो गलत एड्रेस है वो प्लेंटिफ के द्वारा बताया गया है, कि प्लेंटिफ ने अगर अपना एड्रेस सही नहीं बताया, तो कोर्ट क्या करेगा? स्टे ऑफ द सूट, सूट को स्टे कर दिया जाएगा। और यदि डिफेंडेंट ने अपना एड्रेस गलत बताया है, तो ऐसी सिचुएशन में डिफेंडेंट का जो डिफेंस है उसे स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा। मीन्स ऐसा माना जाएगा कि सपोज जो डिफेंडेंट है उसने कोई डिफेंस नहीं लिया, उसने अपना कोई भी डिफेंस कोर्ट में फाइल नहीं किया है, इस तरह से समझा जाएगा। तो ये दोनों ही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। यहाँ से आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन ज़रूर बन सकता है कि इन केस अगर प्लेंटिफ ने अपना एड्रेस सही नहीं दिया तो क्या होगा, और आपसे 4 ऑप्शंस बना दिए जाएंगे कि क्या सूट डिसमिस हो जाएगा या सूट स्टे हो जाएगा या कोर्ट रिजेक्ट कर देगा प्लेंट को। इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं। ओके, तो याद रखेंगे कि प्लेंटिफ के केस में सूट स्टे होगा, डिफेंडेंट के केस में डिफेंस को स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा। ओके, अब अगर देखिए प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के अगेंस्ट ऐसा कुछ हो जाता है कि उनका सूट स्टे हो गया या डिफेंस स्ट्रक डाउन हो गया, तो वो अपनी इस गलती को कैसे सुधारेंगे।
तो सिंपल सी बात है कि आपने एड्रेस आधा अधूरा दिया था या गलत दिया था। अब अगर आप सही एड्रेस दे देंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। मीन्स आपका जो डिफेंस स्ट्रक डाउन किया गया था या सूट स्टे किया गया था, लेकिन अगर आप अपना ट्रू एड्रेस, सही एड्रेस कोर्ट को बता देते हैं तो कोर्ट ने जो ये ऑर्डर दिया था रिगार्डिंग स्टे या डिफेंस को स्ट्रक डाउन करने वाला जो कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट अपने उस ऑर्डर को वापस ले लेगा। ओके, देखिए सिंपल सी बात है, लॉजिक लगाएं कि अगर आपसे कोई गलती हुई थी पर अपनी गलती को आप सुधार देते हैं तो ठीक है, हमने जो आपके अगेंस्ट एक्शन लिया हम उसे वापस ले लेंगे। तो कोर्ट भी यहाँ पर यही कर रहा है कि अगर आपने अपना एड्रेस सही नहीं दिया था तो आपके अगेंस्ट हमने एक एक्शन लिया, बट अगर आप बाद में अपना सही एड्रेस दे देते हैं तो कोर्ट ने जो एक्शन लिया था, मीन्स जो सूट को स्टे किया था या डिफेंस को स्ट्रक आउट किया था, कोर्ट अपने उस ऑर्डर को वापस ले लेगा और सूट जो है वो प्रॉपरली जिस तरह से चलना चाहिए उस तरह से चलेगा। ओके, नेक्स्ट अब हम आते हैं रिगार्डिंग रूल 15, दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। कि प्लीडिंग्स जो हैं उसमें वेरिफिकेशन भी होता है। आपने प्लेंट देखा होगा, WS देखा होगा, तो आप उसमें देखते हैं कि नीचे जब सब पॉइंट्स लिख दिए जाते हैं तो उसके बाद वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स अलग से लिखा जाता है। एक तरह से हेडिंग बोल सकते हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स लिखा होता है। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि जो प्लेंटिफ है या जो डिफेंडेंट है वो क्या करता है, एक तरह से वेरीफाई करता है कि जो भी ऊपर पॉइंट्स लिखे गए हैं उन सब पॉइंट्स को मैं समझता हूँ, मेरी नॉलेज में ये बातें हैं। ओके, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि द पर्सन हु इज वेरीफाइंग वो स्पेसिफाई करेगा बाय रेफरेंस टू द नंबर्ड पैराग्राफ ऑफ प्लीडिंग। कि सपोज कोई प्लीडिंग है, प्लेंट है, उसमें 1, 2, 3 इस तरह से पैराग्राफ्स हैं, तो वो जो पैराग्राफ्स हैं उन पैराग्राफ्स के रिगार्डिंग प्लेंटिफ ये बताएगा कि हाँ ये वो पर्टिकुलर पैराग्राफ्स हैं जो कि मेरी नॉलेज में हैं, मुझे ये बात पता है, या कुछ ऐसे पैराग्राफ्स हैं जिनको मैं मानता हूँ कि हाँ ये सच है। तो बेसिकली जिस तरह से आप कोई भी फॉर्म भरते हैं, कोई पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं जब, तो आप फॉर्म भरते हैं तो उस फॉर्म में भी आप देखते हैं कि सबसे नीचे एक वेरिफिकेशन का पॉइंट होता है और वहाँ पर आपको टिक लगाना होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन डाली है उसके अंदर वो सभी आपने सही फिल की है। तो इसी तरह से वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग को भी सेम ऐसा ही समझे कि जब आपने अपनी एक प्लेंट ड्राफ्ट कराई एडवोकेट के द्वारा, अपने प्लीडर के द्वारा, तो आप वेरीफाई करेंगे कि हाँ इस प्लेंट के अंदर या इस रिटन स्टेटमेंट के अंदर जो जो पॉइंट्स लिखे हैं मैं जानता हूँ, मेरी नॉलेज में ये पॉइंट्स हैं, या इन पर्टिकुलर पॉइंट्स को मैं मानता हूँ कि हाँ ये सच हैं। ओके, एंड ऑल्सो द पर्सन वेरीफाइंग शैल फर्निश एन एफिडेविट इन सपोर्ट ऑफ हिज प्लीडिंग्स। अपने प्लीडिंग के सपोर्ट में एक एफिडेविट भी आप फाइल करेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम 15A, जो कि सिमिलर बात कहता है कि कमर्शियल डिस्प्यूट्स में किस तरह से वेरिफिकेशन होगा। ओके, नेक्स्ट वी कम टू रूल 16, 17, 18। देखिए ये तीनों ही रूल्स बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट हैं, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी। तो रूल 16 क्या कहता है? स्ट्राइकिंग आउट ऑफ प्लीडिंग्स। कब प्लीडिंग को स्ट्रक आउट कर दिया जाएगा? द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी भी समय कोर्ट प्लीडिंग्स को स्ट्रक आउट कर सकता है। किन ग्राउंड्स पर? तो ये जो तीनों ग्राउंड्स हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स में क्या होता है, आपको क्वेश्चन बनाया जाएगा, तीनों ऑप्शंस ये डाल दिए जाएंगे, एक ऑप्शन अलग से डाल दिया जाएगा कुछ भी बना करके, और आपको वही बताना होगा कि क्या गलत है। तो आप ये तीनों बातें याद रखें कि इन 3 ग्राउंड्स के बेसिस पे कोर्ट चाहे तो वो प्लीडिंग्स को स्ट्राइक आउट
कर सकता है। क्या क्या ग्राउंड्स हैं? पहला कि अगर वो प्लीडिंग अननेसेसरी, स्कैंडलस, फ्रिवलस या विक्सेशियस नेचर की है, मीन्स आपके द्वारा वो प्लीडिंग तंग करने के पर्पस से की गई है या आपका जो उद्देश्य है वो गलत है। ओके, कोई सही मोटिव के साथ, सही इंटेंशन के साथ आपने वो प्लीडिंग फाइल नहीं की है, या ऐसे इंटेंशन के साथ फाइल किया जिसकी वजह से जो सामने वाली पार्टी है उसको कुछ तरह का नुकसान हो, या कोर्ट का टाइम आप खराब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ओके, सेकेंड इज दैट इट टेंड टू प्रेजुडाइज, एम्बेरस और डिले द फेयर ट्रायल ऑफ सूट, कि जिसकी वजह से जो सूट है उसमें अननेसेसरी कोई डिले हो जाए या बाधा उत्पन्न करने के लिए आपने वो प्लीडिंग फाइल की है। थर्ड इज एब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ कोर्ट, या आप क्या कर रहे हैं, कोर्ट की जो प्रक्रिया है उसका आप गलत तरह से फ़ायदा उठा रहे हैं, मीन्स आपकी जो इंटेंशन है वो सही नहीं है। तो बेसिकली ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जिसके ग्राउंड पर प्लीडिंग को स्ट्रक आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट वी कम टू रूल 17, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स, कि क्या एक बार देखिए आपने कोई प्लेंट फाइल कर दी या कोई रिटन स्टेटमेंट फाइल किया, अब उसमें आपने कुछ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए, पर अगर बाद में आपको लगता है कि नहीं ये जो पॉइंट था ये सही नहीं लिखा गया या इसमें मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, तो क्या आप वो चेंजेस कर सकते हैं? पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो कैसे। ये देखिए क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू तक में भी पूछा जा सकता है कि प्लीडिंग्स में क्या कोई चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, या किस स्टेज तक किया जा सकता है। क्या ऐसा होगा कि सूट चलते जा रहा है तो सूट के किसी भी स्थिति के दौरान आप कहेंगे कि नहीं नहीं मुझे तो अपनी प्लेंट में कोई चेंजेस करने हैं, कोई अमेंडमेंट करने हैं। ओके, सो इसके लिए आपको सभी आंसर्स मिलेंगे इन रूल 17। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स, पहला आंसर कि कोर्ट अगर चाहे तो वो प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पर कभी भी अलाउ कर सकता है ईदर पार्टी, मीन्स ईदर द प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, किसी भी पार्टी को अलाउ कर सकता है कि वो अपनी प्लीडिंग्स को ऑल्टर या अमेंड कर ले। ओके, अब देखिए कोर्ट ठीक है कह देगा कि अमेंड कर लो, लेकिन कब कब कोर्ट अलाउ करेगा? क्योंकि देखिए हो सकता है जिस तरह से हमने रूल 16 में पढ़ा कि हो सकता है प्लेंटिफ की जो इंटेंशन हो या डिफेंडेंट की इंटेंशन ये रही हो कि मैं कोर्ट से समय लूँगा कि मुझे अपनी प्लीडिंग में कोई चेंजेस करने हैं ताकि थोड़ा टाइम और लगता रहे, या ट्रायल जो है वो सूट का उसमें कोई डिले करने के इंटेंशन से आप ऐसा अगर कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट अमेंडमेंट को अलाउ नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पर ग्राउंड्स आप याद रखें कि ऑल सच अमेंडमेंट्स शैल बी मेड। कोर्ट कब अलाउ करेगा अमेंडमेंट को? अगर कोर्ट को लगता है दैट दीज आर नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ डिटर्मिनिंग द रियल क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी बिटवीन द पार्टीज। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कोर्ट अमेंडमेंट केवल तभी अलाउ करता है जब कोर्ट को ऐसा लगता है कि पार्टीज़ के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी है, जो भी मुद्दा है उनके बीच में, किन पार्टीज़ के बीच में, जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हैं उनके बीच में जो भी रियल क्वेश्चन है, जो भी कंट्रोवर्सी है, जो मुद्दा है, अगर उसको डिसाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टीज़ अपनी प्लीडिंग के अंदर कोई चेंजेस करें, तो कोर्ट आपको अलाउ कर देगा कि ठीक है आप अपनी प्लीडिंग में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो जो मेन टेस्ट है यहाँ पर, वो टेस्ट यही है कि कोर्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा कि क्या वो अमेंडमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टू डिटरमिन द क्वेश्चन इन कंट्रोवर्सी, या वो ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके फॉर प्रीलिम्स। पहला कि कोर्ट अलाउ कर सकता है अमेंडमेंट को एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स। सेकेंड, किस ग्राउंड पर करेगा?
तो ये ग्राउंड याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक और प्रोवाइजो आता है जो कि और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड। अमेंडमेंट की जो एप्लीकेशन है वो अलाउ नहीं की जाएगी आफ्टर द ट्रायल हैज़ कमेंस्ड, ट्रायल शुरू हो जाने के बाद। अब यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि अभी तो हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा कि कोर्ट किसी भी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स पर अलाउ कर देगा कि आप अमेंडमेंट कर लो। अब यहाँ पर प्रोवाइजो में हम पढ़ रहे हैं कि कोर्ट ट्रायल शुरू होने के बाद अमेंडमेंट अलाउ नहीं करेगा। पर इस प्रोवाइजो को आगे भी पढ़ें कि अनलेस द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन that in spite of due diligence the party could not have raised the matter before the commencement of trial। देखिए, इसे सही से समझेंगे। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ट्रायल है वो शुरू होने से पहले पार्टी की नॉलेज में ये बात थी ही नहीं कि वो अमेंडमेंट कर सके, तब कोर्ट ट्रायल शुरू होने के बाद भी अलाउ कर सकता है कि ठीक है, आप अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं। सो यहाँ से आपको 3 पॉइंट्स मेन याद रखने हैं। क्या? पहला कि कोर्ट जो है वो अलाउ कर सकता है कि आप अपनी प्लीडिंग को अमेंड कर सकते हैं एट एनी स्टेज, मतलब भले ही ट्रायल शुरू हो गया हो तो भी कोर्ट अलाउ कर देगा कि ठीक है, आप अमेंडमेंट कर सकते हैं। सेकंड कि जनरली कोर्ट ट्रायल शुरू होने के बाद अमेंडमेंट को अलाउ नहीं करता है। ओके, अगर ट्रायल एक बार शुरू हो गया तो उसके बाद अमेंडमेंट को अलाउ नहीं किया जाएगा, लेकिन कब अलाउ किया जाएगा? तो सेकंड पॉइंट याद रखेंगे कि अगर ट्रायल कमेंस हो गया है तो उसके बाद अमेंडमेंट केवल तब अलाउ किया जाएगा अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर के पार्टी अमेंडमेंट करना चाहती है वो पॉइंट ट्रायल शुरू होने से पहले पार्टी की नॉलेज में ही नहीं था। जैसे ट्रायल शुरू हुआ उसके बाद ही पार्टी की नॉलेज में वो बात आई है जिसके बेसिस पे वो अमेंडमेंट करना चाहती है, और जैसे ही उनकी नॉलेज में आया वैसे ही वो कोर्ट के सामने आ गए और अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन उन्होंने फाइल कर दी। तो अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है तब कोर्ट ट्रायल शुरू होने के बाद भी अमेंडमेंट की एप्लीकेशन को अलाउ कर देगा। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर आप जनरल रूल भी याद रखेंगे, प्रोवाइजो को भी अच्छे से याद रखेंगे। फिर भी देखिए, अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। श्योरली वी विल ट्राई टू रिप्लाई एंड हेल्प यू आउट। ऑल्सो आप टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पर ग्रुप में अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रूल 18, दैट इज फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। रूल 17 और 18 काफ़ी आपस में कनेक्टेड हैं। तो हमने 17 में पढ़ा कि कोर्ट अमेंडमेंट अलाउ कर देता है, लेकिन अब अमेंडमेंट के लिए कोर्ट कुछ समय भी तो देगा। ऐसा तो है नहीं कि आपने एप्लीकेशन लगाई, आपने कोर्ट से कहा कि हमें अमेंडमेंट करना है, कोर्ट ने कहा ठीक है आप अमेंडमेंट कर लो। अब ये तो नहीं है कि आप बहुत लंबे समय तक अमेंडमेंट करते ही नहीं हैं या ऐसे ही बैठे रहते हैं, कोर्ट का समय ख़राब करते हैं। इसीलिए रूल 18 में बताया गया है कि क्या होगा अगर आपने अमेंडमेंट नहीं किया। इफ़ ए पार्टी हु हैज़ ऑब्टेन्ड एन ऑर्डर फॉर लीव टू अमेंड, आपने कोर्ट से परमिशन मांगी कि हमें कोई अमेंडमेंट करना है, प्लीज़ प्लीज़ हमें अमेंडमेंट करने दो। कोर्ट ने कहा ठीक है अमेंडमेंट कर लो। बट क्या हुआ कि आप उस अमेंडमेंट के एप्लीकेशन लगाने के बाद ऐसे ही बैठ जाते हैं, कोई भी अमेंडमेंट नहीं करते हैं।
विदिन द टाइम लिमिटेड फॉर दैट पर्पस बाय द ऑर्डर। मीन्स कोर्ट ने जब आपको कहा होगा कि ठीक है हम अलाउ करते हैं, आप अमेंडमेंट कर लो, तो उस समय कोर्ट ने कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड लिमिट किया होगा। सपोज कोर्ट ने आपको कहा विद इन 1 वीक आप ठीक है अमेंडमेंट करके हमारे पास ले आओ अपनी प्लेंट या अपना WS, या कोर्ट ने कहा विद इन 1 मंथ आप इसमें अमेंडमेंट कर लो। इस तरह से कोर्ट ने कोई भी समय अवधि निर्धारित की होगी। या अगर नो टाइम इज लिमिटेड, अगर कोर्ट ने कोई टाइम नहीं बताया है, तब क्या समझा जाएगा कि विद इन 14 डेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये 14 डेज। देखिए जब आप MCQ सॉल्व करेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि ये जो मैं बता रही हूँ वो MCQ आपको ज़रूर मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उसके बेसिस पर ही मैं कह रही हूँ कि हाँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बार बार प्रीलिम्स में पूछा गया है कि अमेंडमेंट के लिए कितने डेज़ के अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए प्लीडिंग्स के अंदर। तो 14 डेज़ यहाँ पर आप याद रखेंगे कि यदि 14 डेज़ के अंदर आप अमेंड नहीं करते हैं, देन ही शैल नॉट बी परमिटेड टू अमेंड आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ सच टाइम लिमिटेड एज एफोरसेड और सच 14 डेज। मीन्स या तो कोर्ट ने जब आपको कहा कि ठीक है अमेंडमेंट कर लो, तो या तो कोर्ट ने ही कोई टाइम पीरियड लिमिटेड बताया होगा। ओके, देखिए 2 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे। पहला कि बाय कोर्ट ने ही आपको स्पेसिफिकली बताया है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अमेंडमेंट करके लाओ, या फिर कोर्ट ने अगर नहीं बताया तो 14 डेज़ के अंदर आपको अमेंडमेंट कर लेना चाहिए। अब अगर आप 14 डेज़ के अंदर नहीं करते हैं तो आपकी गलती थी, फिर उसके बाद आपको अमेंड करने का मौका नहीं दिया जाएगा अनलेस एंड अनटिल द टाइम इज़ एक्सटेंडेड बाय कोर्ट। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोर्ट अगर चाहे तो कोर्ट आपका टाइम एक्सटेंड कर सकता है, मतलब कोर्ट की विल के ऊपर है। अदरवाइज जनरली आपको ये 14 डेज़ का ही समय मिलता है जिसके अंदर आपको अमेंडमेंट कर लेना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। अब देखिए ऑर्डर 6 हमने अच्छे से पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी आपका देखिए कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बहुत लिख सकते हैं। फील योरसेल्फ फ्री कि आपको कोई सजेशन अगर देना है, कोई डाउट है आपका, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, सो यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको वीडियो ये हेल्पफुल लगा है, सो यू कैन ऑल्सो प्रेस द लाइक बटन, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि हमारे अपकमिंग वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय समय पर मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल पर भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है, यह हमारी जो भी सभी वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल पर अदर वीडियोस को चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। और आई होप कि आपको हमारे एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं। कोई सजेशन है तो ज़रूर हमें बताएं, और कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। स्टे ट्यून्ड विद आवर चैनल। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग अस।